जय हिंद साथियों। पिछले क्लास में हमने एक अधिकृत बाज़ार के बारे में देखा था और आज हम अल्पाधिकार बाज़ार के बारे में देखेंगे। और कुछ बेरोज़गारियाँ बची हैं बेरोज़गारी के प्रकार में, जैसे घर्षणात्मक बेरोज़गारी और ऐच्छिक बेरोज़गारी और अनैच्छिक बेरोज़गारी। उसके बाद बेरोज़गारी के मापने के तरीके देखेंगे, जिसे एनएसएसओ ने अपने स्टेटमेंट में दिया था। तो आते हैं हम अल्पा अधिकार बाज़ार में। हम आते हैं कि अल्पा अधिकार बाज़ार वह अवस्था है जिसे हम व्यवहारिक जीवन में देखते हैं। इसमें सामान बेचने वाले की संख्या जो है बहुत ही कम होती है, इसलिए इस बाज़ार को कुछ में प्रतियोगिता भी कहा जाता है। जैसे हम दूसरा इसकी विशेषता अगर देखें तो जो सामान बेचने वाले लोग होते हैं उसमें पारस्परिक निर्भरता जो है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करती है एक दूसरे पर। यानी कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखें तो एक हुंडई कंपनी है इस तरफ सुजुकी कंपनी है। तो यदि सुजुकी कंपनी अपने मारुति कार का प्राइस कुछ समथिंग 10 लाख रखती है, 10, तो ये इम्पैक्ट जो है हुंडई कंपनी पर पड़ेगा प्राइस को लेकर। तो यह बाज़ार व्यवहारिक जीवन में देखने को मिलती है। विशेषता इसमें सामान बेचने वालों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए इसे कुछ में प्रतियोगिता कहते हैं। कुछ में प्रतियोगिता कहते हैं। सेकंड, सामान बेचने वालों पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। तो इसमें याद रखिएगा कि सवाल यहीं से बनता है, संख्या बहुत कम होती है। और दूसरा, कुछ में प्रतियोगिता भी कहते हैं इसको।
और सामान बेचने वालों में पारस्परिक निर्भरता होती है। क्वेश्चन यहाँ से भी बना है, इसको अच्छे से देख लें। उसके बाद हम अगेन घर्षणात्मक बेरोजगारी पर चलते हैं, जिसको देखेंगे। घर्षणात्मक बेरोजगारी के बारे में अगर हम देखें तो इसके नाम से ही क्लियर है। तो अवरोध के कारण जो है पूर्ति में यदि दिक्कत होती है तो उसे हम घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जब किसी जॉब को छोड़ता है अवरोध के कारण या किसी दिक्कत के कारण, तो उसे दूसरा जॉब पकड़ने में जितने टाइम का इंटरवल होता है उसे हम घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो जैसे हमें मान लें कि बाराबंकी से लखनऊ जो है, कोई आलू वाली गाड़ी जा रही है आलू लेकर, बीच में कोई दिक्कत हुई, बाराबंकी और लखनऊ के बीच में गाड़ी रुक गई। इससे ये होगा कि आलू आना मार्केट में बंद हो जाएगा। तो एक एज एग्जाम्पल के रूप में हम इसको व्यवहारिक जीवन में ले देखना चाह रहे हैं। तो इसमें ये होगा कि जो ठेला वाला है वो पूर्ति करना बंद कर देगा, जो सेवा दे रहा था ठेले से आलू के रूप में, वो चीज़ें वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, जिसकी वजह से होगा कि उसका रोज़गार छिन जाएगा। तो जो दूसरा जॉब पाने में उसे टाइम लगेगा जितना बीच का, उसे ही घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी, बेरोजगारी के अगले टाइप है तो हमने बताया कि अवरोध के कारण पूर्ति में उत्पन्न अवरोध को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं एक रोजगार को छोड़कर दूसरे, एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार को पाने में जितना समय लगता है उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में अभी देखा, ये बाराबंकी है और यहाँ पर ये लखनऊ है। गाड़ी यहाँ जा रही है, आलू लेकर,
बीच में अवरोध हुआ, अवरोध के कारण जो है पूर्ति बंद हो गई। इसके कारण ठेला वाला बेरोजगार हो गया। दूसरा जॉब पाने में, दूसरा रोजगार पाने में ये जितना टाइम लगा, इसी टाइम को घटात्मक बेरोजगारी कहते हैं। याद रखिएगा कि घटात्मक बेरोजगारी जो है अस्थायी नेचर की होती है। अच्छे से समझ लें कि बाराबंकी से ट्रक लखनऊ जा रहा था आलू लेकर, अवरोध के कारण वहाँ हुआ, अवरोध से पूर्ति जो है बंद हो गई, ठेले वाले ने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आलू नहीं आया। तो ठेला वाला दूसरा रोजगार पाने में जितना टाइम लगा, इसी टाइम को घटात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद हम ऐच्छिक बेरोजगारी की तरफ चलते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, यदि कोई व्यक्ति जो है अवसर मिलने के बाद वह काम नहीं करना चाहता है तो उस बेरोजगारी को हम ऐच्छिक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। इसमें एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल है, उसके बारे में भी देखेंगे। अवसर मिलने के बाद काम नहीं करना चाहता है तो उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। लेकिन एडम स्मिथ ने बताया, वेल्थ ऑफ नेशन उनकी बुक है, उन्होंने ये बताया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी को रोजगार मिले कि वह व्यक्ति जो है बैठा रहे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, एडम स्मिथ जो कि बुक थी उनकी वेल्थ ऑफ नेशन, ये उनकी बुक है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी गया है। एग्जाम्पल के तौर पे उद्योग है, यदि उसमें हम निवेश करें, निवेश बढ़ाएं, फलस्वरूप ये होगा निवेश बढ़ाने से हमारी आय बढ़ेगी,
क्योंकि आदमी यहाँ से कुछ अर्न करेगा, जब आय बढ़ेगी तो हमारी मांग बढ़ेगी। तो हम ये देख रहे हैं कि निवेश जो है मांग और पूर्ति दोनों उत्पन्न करता है, जिसे दुधारी तलवार के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि किसी इंडस्ट्री में अगर हम निवेश करें और निवेश अगर बढ़ता है तो व्यक्ति की जो आय है वो भी बढ़ेगी, और आय बढ़ने के नाते व्यक्ति की जो है डिमांड वो भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि निवेश जो है मांग और पूर्ति दोनों एक साथ उत्पन्न कर रहा है, जिसे दुधारी तलवार के नाम से भी जाना जाता है। ये अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्र का पिता भी इन्हें कहा जाता है, एडम स्मिथ को। उसके बाद अनैच्छिक बेरोजगारी में हम कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति को अवसर ही ना मिले काम करने के लिए तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी यदि व्यक्ति को अवसर ही ना मिले तो उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है बेरोजगारी के मापने के तरीके। पहला यूपीएस, डब्ल्यूपीएस, इसके बाद डीपीएस। यूपीएस को यूजली पर्सन स्टेटस, वीकली पर्सन स्टेटस, एंड लास्ट डेली पर्सन स्टेटस। इसके बारे में देख लें, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यदि व्यक्ति को 183 दिन से कम की जॉब मिलती है, यानी कि रोजगार मिलता है, तो उसे हम यूपीएस कहते हैं। यदि व्यक्ति को 4 दिन से कम रोजगार मिले एक हफ्ते में, तो उसे हम
WPS कैटेगरी में डालते हैं। DPS यदि व्यक्ति को 4 घंटे से भी कम मिले 24 घंटे में, तो उसे हम डेली पर्सन स्टेटस के समूह में डालते हैं। भारत इसी में आता है। इसी कैटेगरी में भारत के लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। साथियों, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूजुअल पर्सन स्टेटस, यदि किसी व्यक्ति को 183 दिन से कम रोजगार मिल रहा है 365 दिन में, तो उसे हम UPS कैटेगरी में डालेंगे। WPS में वीकली होता है, यानी कि हफ्ते में होता है, लेकिन DPS में डेली पर्सन स्टेटस में इसको जो है 24 घंटे में ही लिया जाता है, यानी कि एक दिन में लिया जाता है। एक दिन में पैरामीटर रखने के लिए 4 घंटे से अगर उसे कम रोजगार मिल रहा है तो उसे हम DPS कहते हैं। और भारत के लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको देख लें अच्छे से। तो साथियों, हम अगले क्लास में मिलेंगे इसके साथ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।